के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। आपका केस और भी वर्स हो जाता है। आप यहाँ आने के लिए 25 लाख का लोन लेके आ रहे हो, उसके बेसिस पे मैं अपना डिसीजन लूंगा। वो बच्चे कंसीडर कर सकते हैं कनाडा आने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजे कैनेडियन व्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आईआरसीसी ने बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स करी हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले स्टूडेंट्स पे। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि क्या इन चेंजेस के बाद वर्थ है कनाडा आना 2024 में या नहीं। तो ये वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल ऑनेस्ट एडवाइस देने वाला हूं कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी बंदा ये जजमेंट पास नहीं कर सकता कि आपको आना चाहिए या नहीं, जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके बेसिस पे। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकूं, जिससे आपको एक गाइडेंस मिले और आप अपने लिए डिसाइड कर सकें कि आपको आना चाहिए आज के टाइम या नहीं आना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको कनाडा आना है या नहीं आना है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने जरूरी हैं। सबसे पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं बैक इन योर होम कंट्री। अगर मैं डबल जीआईसी होने वाले रूल की ही एग्जांपल ले लूं, जो कि अब $20,635 कर दी गई है $10,000 से, तो अगर वो डबल जीआईसी का रूल आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने पैसे पे करने में, तो फिर तो ये रूल्स आपके लिए मैटर करते ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी है, तो मेरा कहना ये है कि फिर आपको कनाडा आने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी सब कुछ वेल सेटल्ड है इंडिया में ही या अपने होम कंट्री में ही। और अगर हम इसके ऑपोजिट दूसरा सिनेरियो ले लें कि आप यहाँ आने के लिए 25 लाख का लोन लेके आ रहे हो, जिसमें आपकी फीस, आपकी जीआईसी और आपकी एयर टिकट्स इंक्लूडेड हैं, तो आज के टाइम तो अपने एक्सपेंसेस को कवर करना ही इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। क्योंकि आज के टाइम स्टूडेंट्स अपना रेंट ही नहीं पे कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज बहुत एक्सपेंसिव हो रखी है और दूसरी बात पार्ट टाइम जॉब्स मिलना काफी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे सिनेरियो में आप कब तक अपना जो लोन लेके आ रहे हो 25 लाख का, वो रिटर्न बैक कर पाओगे, कितने साल लग जाएंगे, ये बताना काफी मुश्किल है आज के टाइम। तो अगर आप इस सिनेरियो से बिलोंग करते हैं तो आपको वेल प्लान्ड होना होगा, आपको काफी कुछ सोच के आना होगा ये डिसीजन लेने से पहले कि मुझे कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको काफी फोकस्ड होना पड़ेगा कि जैसे ही मेरी स्टडीज खत्म होती हैं, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, वो कैसे लेनी है वो आपको प्लान करना होगा, कहाँ लेनी है वो प्लान करना पड़ेगा, और उसी जॉब के बेसिस पे आपको अच्छी अर्निंग होएगी तो आप अपना लोन पे बैक कर सकोगे। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आफ्टर 12th कनाडा आते हैं और वो यहाँ 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा लेके आते हैं, तो उस सिनेरियो में आपका केस और भी वर्स हो जाता है, क्योंकि उनके लिए अच्छी जॉब लेना काफी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक अच्छा प्लान बना होगा आने से पहले कि वो यहाँ आके मंथली $4,000, $5,000, $6,000 तक की कमाई कर लेंगे और उनका खर्चा वो मिनिमम रखेंगे, यानी कि 1500 से 1700 या $1,800 मैक्स वो खर्चा करेंगे और बाकी के बचे हुए पैसे वो वापस इंडिया भेजेंगे ताकि वो लोन उतार पाएं, वो बच्चे कंसीडर कर सकते हैं कनाडा आने के लिए। मैं अपनी ही एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आज के टाइम मुझे ये डिसाइड करना हो कि मुझे कनाडा जाना है या नहीं जाना है, तो मैं कैलकुलेशन करूंगा, उसके बेसिस पे मैं अपना डिसीजन लूंगा। अब अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं कनाडा में आ रहा हूँ 2024 में और मैं आके एक पार्ट टाइम जॉब ले लेता हूँ मिनिमम वेज पे, तो मंथली मैं उससे $1,200 अर्न कर पाऊंगा। और अगर मैं अपनी जीआईसी की बात करता हूँ तो उससे भी तकरीबन मुझे $1,100 से $1,200 मंथली आएंगे। तो इन टोटल मेरे पास $2,400 हो जाता है मंथली। और स्टूडेंट टाइम पे मैं अपने एक्सपेंसेस को मिनिमम रख के चलता हूँ कि मुझे $1,000 तक ही खर्चा करना है। उसमें मेरी ग्रॉस
ग्रॉसरी जो कि तकरीबन $200 के आसपास रहेगी, और मेरा रेंट जो मैं $500 के आसपास दूंगा। शेयरिंग में मैं रूम लूंगा, और थोड़े बहुत मेरे इधर उधर के एक्सपेंसेस होंगे, जैसे फोन का बिल हो गया या एक आध बार मैंने कहीं खा पी लिया। तो कुल मिला के मेरे $1000 तक ही एक्सपेंसेस में रखूंगा, और बाकी के जो पैसे जो मेरे पास बचते हैं वो मैं इंडिया भेजना शुरू कर दूंगा। तो अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो डेफिनेटली मैं अपनी GIC सेव कर रहा हूं, और दूसरी बात मेरा लोन भी 1 या 2 साल में उतर जाएगा। तो मैं दोबारा वही चीज सबको कहना चाहता हूं जो कि हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपका थॉट प्रोसेस आपको कनाडा लेके आ रहा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपकी कुछ प्लानिंग है अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, और आप उसके बेसिस पे ही सब एक्शन प्लान बनाओगे। अगर आप किसी फ्रेंड की एडवाइस पे यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, स्पेशली आज के टाइम जब चीजें बहुत मुश्किल होती चली जा रही हैं। तो आपका खुद का प्लान होना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं, जब आप GIC जमा करवाते हो इंडिया में तो आपको 6 लाख रुपए की रकम बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ कनाडा में $10,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी स्टडी खत्म हो जाती है तो आप एज अ फुल टाइम वर्कर $4,000 से $5,000 इजीली पर मंथ अर्न कर लेते हो। और अगर आप उस टाइम पे भी एज अ स्टूडेंट वाली ही लाइफस्टाइल जी रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो और अपनी पूरी की पूरी GIC वापस इंडिया भेज सकते हो, जिससे आपका पूरा लोन उतर सकता है। तो जो लोग बहुत फोकस्ड हैं और कनाडा आके अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं इस डबल GIC के रूल को भी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ आके डबल शिफ्टें लगा लेंगे, उनके लिए मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप अपनी हेल्थ को रूइन करोगे और वो उतना वर्थ नहीं है आने वाले टाइम में। हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया था कि सितंबर 2024 के बाद वो प्लान कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स 20 से बढ़ा के 30 कर दिए जाएं। तो अगर वैसा होने वाला है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प होएगी आप लोगों को, क्योंकि आप मंथली आराम से $1,500 to $1,700 अर्न कर पाओगे अपनी जॉब से। अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेते हो यहाँ आने के बाद तो उस अर्निंग से आप इजीली अपने सारे बिल्स पे कर पाओगे, अपनी ग्रोसरी, अपना रेंट, अपना फोन बिल और कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी, और आपकी सारी की सारी GIC सेव हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम आप इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड मत करिए कि आपको आना है या नहीं आना है जब तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता। तो एट लास्ट बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आज के टाइम इंडिया में हो और आप स्टडी कर रहे हो और आपको मालूम है कि आप इसके बाद अच्छी जॉब ले सकते हो इंडिया में, या आज के टाइम आप काम कर रहे हो इंडिया में और आपको मालूम है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो इंडिया के हिसाब से, या आपका खुद का बिजनेस है इंडिया में और आपकी अपनी प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो इट्स नॉट वर्थ कमिंग टू कनाडा एनी मोर। लेकिन अगर आपकी भी थिंकिंग मेरे जैसी है कि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकता होम कंट्री में, या बहुत मुश्किल है, काफी टाइम लगता है, इसीलिए मुझे माइग्रेट होना है, तो कनाडा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो आप वो कंट्रीज को भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कनाडा इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन काफी इजी है। लेकिन इन बिग अनाउंसमेंट्स के बाद ये फील किया जा रहा है कि यहाँ की इमिग्रेशन भी मुश्किल होनी शुरू हो चुकी है, इसलिए यहाँ माइग्रेट होना अब इतना वर्थ नहीं रहा जितना पहले था। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोलेंगे कि तुम खुद तो सेटल हो गए कनाडा जाके और तुम नहीं चाहते कि हम वहां पे आए और तुम्हें कंपटीशन दें। तो मेरा सिंपली उन लोगों को यही कहना है कि मेरा आप लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम कनाडा किसी और टाइम फ्रेम पे आए थे और हम ऑलरेडी PR हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, घर ले चुके हैं। तो हमारा कंपटीशन आप लोगों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ होगा जिन लोगों के साथ आप आएंगे, जिन लोगों के साथ आप फ्लाइट में होंगे या जिन लोगों के साथ आप क्लास में होंगे। कंपटीशन आपका उन लोगों के साथ होगा। अगर मेरे रिलेटिव्स में से भी कोई मुझे पूछता है कि आप एडवाइस कर दो कि हम अपने बच्चे को भेजें कनाडा या ना भेजें, मैं उनको भी सेम ही एडवाइस देता हूं जो मैंने अभी आपको दी है। बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक थम्स अप तो बनता है, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई सोच रहा है कनाडा आने के लिए तो डेफिनेटली इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ एडवाइस मिल सके और हम
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं और भी फन लविंग होने वाली हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।